बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर का प्रश्न पत्र 1 का एक प्रश्न है, कला एवं संस्कृति से मौर्य कला। यह आगे होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए गेस प्रश्न है मेरा, और मैं आपको यहाँ मौर्य कला को विस्तृत रूप में बताने वाला हूँ। इतना विस्तार से बताऊँगा कि शायद किसी ने आपको इतना डिटेल में नहीं बताया हो, ना ही आपको इतने डिटेल्स में स्टडी मटेरियल कहीं पे मिले हों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। तो पहले मौर्य कला से संबंधित उन प्रश्नों को देखते हैं जो आज तक पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य कालीन मूर्ति कला के विशिष्ट लक्षण क्या हैं 40वीं बीपीएससी में। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है, मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि प्रश्न को रिस्पॉन्स करने से पहले वह क्या पूछ रहा है उस बात को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ है मूर्ति कला, और इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज हुआ है स्कल्पचर। तो आपको फोकस देना है मूर्ति कला पे। यहाँ पे वास्तुकला जो है, भवन निर्माण संबंधी मौर्य की वास्तुकला, यहाँ पे इस आंसर में गौण होना चाहिए, यानी वो नहीं आना चाहिए। प्रश्न है 44वीं में, मौर्य कला के प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट। यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन का क्या मतलब होता है मैंने बताया हुआ है आपको। उस वीडियो को जाकर के फिर से देखिए और बार बार इन शब्दों को अपने दिमाग में आत्मसात कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही आए कि परीक्षण करना है तो हमें क्या लिखना है, आपको सोचना ना पड़े। मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए 47वीं बीपीएससी में। मौर्य कला एवं स्थापत्य, इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें सब आ गए, वास्तुकला भी आ गया और मूर्ति कला भी आ गया। जितने भी हैं मीन्स कंप्लीट डिटेल्स आपको लिखना है। एनालाइज का क्या मतलब होता है, पीछे के वीडियो में देखिए, आपको वहाँ पे इसका मीनिंग मिल जाएगा। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो विवेचना के लिए वर्ड आया है डिस्कस। डिस्कस का मीनिंग क्या होता है आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से इसको रिस्पॉन्स करें। मैं प्रश्न को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो 64वीं में जो प्रश्न आया है वह उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वह भ्रमित करने वाला है, और आप जानते हुए भी गलत लिख सकते हैं। हालांकि प्रश्न को टफ बनाने की कोशिश की गई थी। तो पहले 60 से 62 का देख लेते हैं। मौर्य कला पर प्रकाश डालिए, बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। चूँकि 60 से 62 से बीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ था, तो यहाँ से इन्होंने प्रश्न को धीरे धीरे ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो यह मौर्य कला पर प्रकाश डालिए, और ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका टफ हो गया, क्योंकि पता ही नहीं, ये इस पर पहले से पढ़ नहीं रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, तो इसके प्रभाव को कहाँ से लिखेंगे। 64वीं का देख लीजिए, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। यहाँ भी दो प्रश्न के दो पहलू हैं, एक विशेषताओं को लिखना है, दूसरा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर प्रकाश डालना है। अब देखिए, कला तथा भवन निर्माण करना, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला ये अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पे अब जैसे देखते हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तब आपको समझ में आ जाता है कि ये कंप्लीट मूर्ति कला और वास्तुकला दोनों को पूछ रहा है। और अभी 66वीं के लिए आपको
मौर्य कला और पटना कलम गेस प्रश्न है और दोनों पे वीडियो मैंने डाल दिए हैं। दोनों में से एक आप अच्छी तरह से लिख करके जरूर आइए। तो आइए देखते हैं। मैं कुछ कंसेप्ट के आधार पर आपको आगे बढ़ाऊंगा और हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें और आप रैंकर बन सके। तो पहले हम यहाँ समझेंगे कि कला क्या है। जब मूल बात को ही आप नहीं समझेंगे तो आगे आप नहीं लिख सकते। तो कला क्या है? तो कला मनुष्य की रचनात्मक क्रियाकलापों की एक सुंदर प्रस्तुति है जिससे उसकी तकनीकी दक्षता, भावनात्मक बोध तथा विचारों की अभिव्यक्ति होती है। सामान्यतः दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट की 3 शाखाएं होती है। पहला है चित्रकला, दूसरा है मूर्ति कला और तीसरा है स्थापत्य कला यानी कि वास्तुकला, पेंटिंग्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। तो ये मेन चीज़ आपको पता होगा कि कला के अंदर क्या क्या होती है, कला की ये शाखाएं हैं, कला क्या है। अब इससे प्रश्न को समझने में मदद मिलेगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ। यह प्रश्न की डिमांड नहीं है, आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, मौर्य काल की राजनीतिक स्थिरता एवं आर्थिक समृद्धि ने कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अध्ययन के दृष्टिकोण से मौर्य कला को 2 भागों में बांटा जाता है, दरबारी कला तथा लोकप्रिय कला। यहाँ पे आप डायग्राम बना दीजिए। मौर्य कला डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट, दैट इज दरबारी कला और लोकप्रिय कला या लोक कला भी इसे कहते हैं। दरबारी कला के अंदर क्या आता है? राजप्रसाद जिसे महल कहा जाता है, पैलेस, स्तंभ यानी कि पिलर, स्तूपा जैसे सांची का स्तूपा। लोक कला में आता है मृदभांड, मूर्तियां, गुफाएं। अब इन सब को क्या करना है? याद ऐसे ही रखना है आपको, स्ट्रक्चर को याद रखना है और उसको फिर डिफाइन करते चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। राजप्रसाद और महल। मौर्यकालीन भवनों का सबसे सुंदर उदाहरण पाटलिपुत्र के कुम्भरार में मौर्य राजप्रसाद में दिखाई देता है। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए स्ट्रैबो लिखता है कि पोलीब्रोथा गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया तथा चौड़ाई 18 स्टेडिया थी। यह समानांतर चतुर्भुज के आकार का था। इसके चारों ओर लगभग 700 फीट चौड़ी खाई थी। नगर के चतुर्दिक लकड़ी की दीवार बनी हुई थी जिसमें बाण छोड़ने के लिए सुराग बनाए गए थे। यह नगर की व्याख्या है, महल की नहीं। कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। इसमें 64 द्वार तथा 570 बुर्ज थे। बुर्ज मीन्स अटालिका। इस नगर में ही चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राजप्रसाद स्थित था। यह वस्तुतः एक विशाल भवन समूह था जिसमें अनेक बड़े बड़े कमरे थे। इनके चमकते स्तंभों में सोने की लता, पत्रावली तथा चांदी की चिड़ियां बनी हुई थी। इनमें सर्व प्रमुख भवन अनेक स्तंभों वाला मंडप था जो लकड़ी के ऊंचे धरातल पर टिका हुआ था। यह राजप्रसाद एक बड़े पार्क के बीच स्थित था जिसमें छायादार एवं हरे भरे वृक्ष लगे हुए थे। यहाँ अनेक सरोवर थे जिनमें विविध आकार प्रकार की मछलियाँ पाली गई थी। पटना के समीप बुलंदी बाग में भी की गई खुदाई से लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे, परकोटे मतलब नोकदार लकड़ियों की मोर्चाबंदी, लकड़ियों से मोर्चाबंदी यानी घेराबंदी जो की जाती है उसको ही परकोटे कहा गया है, अवशेष प्राप्त हुए हैं।
परकोटे की लंबाई जो है 450 फुट तक है। इनमें दोनों ओर लकड़ी के लट्ठों की विशाल दीवारें हैं। प्रत्येक लट्ठा 19 फुट ऊंचा तथा 1 फुट चौड़ा है। लट्ठे की दोनों दीवारों को 14 फुट के बड़े लट्ठों से जोड़ा गया है। उनके बीचों बीच कुटी हुई मिट्टी भरी गई है। जब इस तरह के प्रश्नों को याद करना हो तो पढ़ते समय माइंड में एक विजुअल क्रिएट कीजिए कि इस तरह का रहा होगा, फिर वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कुम्हरार के प्रासाद अवशेष से पता चलता है कि यह एक भवन समूह था। एक भवन के अवशेष में पत्थर के विशाल स्तंभ खड़े हैं, जो किसी विशाल स्तंभ मंडप की छत के आधार रहे होंगे। यही चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल सभा भवन था। यह ऐतिहासिक काल का पहला विशाल अवशेष है जो एक मंडप के रूप में है। मंडप के मुख्य भाग में 10-10 स्तंभों की 8 कतारें पूर्व से पश्चिम की ओर बनी हुई है। इसके पूर्व की ओर 2 और स्तंभ खंडित अवस्था में मिलते हैं। मंडप के एक और काष्ठ मंच मिले हैं, जिन्हें काष्ठ शिल्प का अद्भुत उदाहरण माना जा सकता है। खुदाई में अशोक के स्तंभ से मिलता जुलता एक स्तंभ का निचला भाग पूर्ण अवस्था में प्राप्त हुआ है। यह राजप्रसाद 4वीं शताब्दी ईस्वी में ज्यों का त्यों विद्वान था और फाहियान को यह देखकर आश्चर्य हुआ था कि इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते, अपितु यह देवताओं द्वारा बनाया गया लगता है। इस प्रकार मौर्य युग में काष्ठ कला अपने विकास की प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी। यानी घर जो है पक्की ईंटों तथा लकड़ियों से बनाए जाते थे। अगर आज के वर्तमान समय में आज के दिन पटना सिटी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ पुराने घर मिलेंगे, पुराने दुकान मिलेंगे, जिनकी आगे की जो सजावट होगी वो लकड़ियों की होगी। वो मौर्य कला का ही प्रभाव है। जैसा कि आपके प्रश्न में एक पूछा है कि एक तो है कि बौद्ध धर्म के साथ संबंध और 60 से 62 में बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो प्रभाव क्या है? वही प्रभाव है कि वो वर्तमान में भी लकड़ियों के घरों के बाहर जो सजावट के रूप में वो आगे की तरफ छज्जे के रूप में वो दिखाई देते हैं। हालांकि अभी धीरे धीरे वो पुराने घर टूटते जा रहे हैं और उसके जगह पे अपार्टमेंट खड़े होते जा रहे हैं। आप अशोक राजपथ से जाएंगे पटना कॉलेज की तरफ से, आप गांधी सेतु की ओर चलते जाइए गाय घाट की तरफ, तो आपके राइट साइड में जितने भी घर दिखाई देंगे उसमें से कुछ घर दिख जाए। जैसे जो ठठेरे हैं, ठठेरा क्या है? ठठेरा भी एक कलाकार होता है। वहाँ पे कई ठठेरे के दुकान मिलेंगे, उनके घरों को ध्यान से देखिएगा। आप पटना कॉलेज की तरफ से चलना शुरू कीजिए गाय घाट की तरफ, तो वहाँ आपको कोई न कोई मकान मिल जाएगा जिसके छज्जे लकड़ियों से बहुत तराश करके बनाया गया है। दूसरा है स्तंभ। दरबारी कला का दूसरा पार्ट है स्तंभ, इंपॉर्टेंट पार्ट। मौर्य युगीन स्तंभों में सर्वाधिक संख्या अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभों की है, जो कि विभिन्न स्थानों से मिली है, जैसे रामपुरवा का, लौरिया का। अशोक के स्तंभ सामान्यतः चुनार के बलुआ पत्थरों से बने हुए हैं। इन स्तंभों को बनवाने का मुख्य उद्देश्य बौद्ध विचारधारा और राजा के आदेशों का प्रसार करना था। चूंकि कलिंग युद्ध के रक्तपात से क्षुब्ध होकर अशोक अहिंसा की नीति अपनाकर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, इसलिए वह बौद्ध धर्म का प्रसार करना चाहता था। अशोक के स्तंभों में मुख्यतः पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं इसमें अरेमाइक भाषा का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अब बौद्ध धर्म के जो संबंध है ये स्तंभ में साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपको उस प्रश्न के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना है।
मौर्य स्तंभ के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। यह पिक्चर बनाना सीखिएगा, ये पिक्चर बना दीजिएगा, ड्रॉ करना सीखिए। आंसर बुक में सीधा सा है, पिलर है। पिलर के 4 पार्ट्स हैं, जिसके नीचे वाले पार्ट को शाफ्ट यानी मूठ कहते हैं। और यह जो है एकास्म पत्थर मतलब मोनोलिथ का बना हुआ, कोई टुकड़ा नहीं इसके। और ये जो है शाफ्ट के ऊपर वाले भाग को ललाट कहते हैं, यानी कि कैपिटल, जो कि कमल के आकार का या उल्टा कमल के आकार का या घंटी के समान ये दिखता है। और ललाट के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं एबेकस यानी शीर्ष फलक। यह वृत्ताकार या आयताकार आधार है, जिसमें आप देखते हैं कि चक्र बना होता है और अलग तरह की उसमें डिजाइनिंग होती है। एबेकस का मतलब होता है मैथ में जो बीट्स होते हैं, बीट्स से बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए एक तरह का यंत्र है जिसको काउंट करते हैं, उसको एबेकस कहते हैं। तो एबेकस यहाँ इसलिए नाम दिया गया है कि इसमें बहुत सारे चित्रों का संग्रह है। यह एक वृत्ताकार या आयताकार आधार में, और सबसे ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं कैपिटल फिगर, हिंदी में मुकुट, जिस पे बैल, शेर या हाथी बना होता है। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि ये सीधा सा एक पिलर है। सिर्फ इसको 4 पार्ट में दिखा देंगे तो कॉपी चेक करने वाला समझ जाएगा कि आपको इसकी विस्तृत जानकारी है और वहाँ आप लीड कर जाएंगे। यहाँ सब को डिफाइन कर दिया है कि क्या क्या है। शाफ्ट जो है अशोक स्तंभ का एकास्म पत्थर से बना होता है, जबकि हखमनी स्तंभ पत्थरों के अलग अलग टुकड़ों से बने हैं। जब इसे कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो ईरान के हखमनी वंश के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों के पिलर्स। तो इसलिए यहाँ पे तुलनात्मक रूप में बताया जा रहा है आपको कि हखमनी स्तंभ जो थे अलग अलग टुकड़े से बने थे, जबकि अशोक का जो स्तंभ है वो मोनोलिथिक स्टोन का है, एक ही स्टोन का है, टुकड़ा नहीं है। ललाट, शाफ्ट के शीर्ष पर ललाट बनी है जो या तो कमल के आकार की है या घंटी के आकार की। शीर्ष फलक एबेकस, ललाट के ऊपर एक वृत्ताकार या आयताकार आधार है जिसे शीर्ष फलक के रूप में जाना जाता है। और सबसे ऊपर होता है मुकुट। मुकुट में सामान्यतः बैल, शेर, हाथी आदि जैसे जानवर बने होते हैं जो कि स्तंभ के शीर्ष फलक के ऊपर स्थित होते हैं। अब आइए स्तूप में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। पाली भाषा में ढेर को थूहा कहा जाता है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। चूंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता था, अतः इसका नाम चैत्य भी पड़ गया। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं समाधियों को स्तूप की संज्ञा दी गई, जिनमें से प्रमुख हैं सारनाथ, सांची एवं भरहुत का स्तूप। यहाँ भी स्तूप का आप पिक्चर बना देंगे। मैंने यहाँ कई पिक्चर दिए हैं, जो आपको आसान लगे उसको आप ड्रॉ कर दीजिएगा। एक्चुअली प्रैक्टिस कीजिए ड्रॉ करने का। मौर्यों द्वारा स्तूप निर्माण की परंपरा को प्रोत्साहन दिया गया। यह स्तूप मिट्टी, प्रस्तर या पक्की ईंटों की विशाल अर्ध गुंबदाकार संरचना होती थी, जिसके ऊपर बुद्ध अथवा उसके शिष्यों के अवशेष तथा प्रमुख वस्तुओं को रखा जाता था। बौद्ध साहित्य एवं तत्कालीन यात्रियों के विवरण के अनुसार अशोक ने भगवान बुद्ध के अवशेष पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इसमें देख लीजिए, इस चित्र को ये सिंपल सा दिख रहा है स्तूप। इसको आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऊपर वाले को छत्र कहते हैं, डंडा है वो जो यष्टि है, हर्मिका है, स्तूपा डोम है,
ये अंड आकार का है ऊपर वाला। तोरण है, स्टोन फेंस है, फेंस यानी कि चार दीवारी, इसे भी देख लीजिए। जो आपको बनाने में आसान लगे उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो बन जाएगा। बनाएंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अब आइए लोक कला पे। लोक कला में सबसे पहला है मृदभांड यानी कि पॉटरी। मिट्टी के सुंदर चमकदार बर्तन, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड एवं खिलौने मौर्य कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मिट्टी से निर्मित मृदभांड तथा खिलौनों का प्रभाव बिहार के सामाजिक जीवन पर इतना गहरा है कि आधुनिक पटना के ग्रामीण परिवेश में आज भी कुंभकार इनकी नकल करते हैं तथा दीपावली के त्यौहार में इसे भरपूर मात्रा में बनाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि दीपावली के दिनों में लोकल बाज़ारों में, स्थानीय बाज़ारों में मिट्टी की जो घड़े होते हैं, मिट्टी के खिलौने होते हैं, वो दीपावली में ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है। उसकी चिड़ियाँ भी बनी हुई होती है मिट्टी की, मिट्टी के बैल भी बने हुए मिलते हैं। ये सब आपके मौर्य कला के प्रभाव है। वही एक जनरेशन दर जनरेशन हस्तांतरित हुई है और वर्तमान में भी मौजूद है। मूर्तियाँ। मौर्य कला में पाषाण निर्मित विशालकाय यक्ष यक्षिणी प्रतिमाओं का विशेष महत्व है। ये प्रतिमाएं मथुरा, पटना, विदिशा, कुरुक्षेत्र तथा महरौली से मिली है। ये सभी प्रतिमाएं विशाल आकार प्रकार की हैं जिन्हें तराश कर बनाया गया है। इनके शरीर पर वस्त्र तथा आभूषण अत्यंत मनोहर तरीके से उकेरा गया है। इस लोकप्रिय कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षिणी की आदमकद प्रतिमा को माना जाता है। मटियाली भूरे रंग में बलुआ पत्थर से बनी यह मूर्ति सीधी खड़ी हुई मुद्रा में एक स्त्री को दर्शाती है। इसका एक हाथ ऊपर की ओर उठा है जिसमें एक चौरी को पकड़े हुए। चौरी क्या होता है कि जिससे राजा को हवा दिया जाता था। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि राजा के जहाँ सिंहासन पर बैठा होता है वहाँ पर दोनों तरफ से दासियाँ उसको एक झालर जैसे सामान से हवा देती रहती है। वही चौरी है, चौरी को पकड़े हुए है। वही दूसरा हाथ टूटा हुआ है। ऊपर का शरीर खुला है जबकि कमर के नीचे का भाग कपड़े और आभूषण से ढका है। यह जो है दीदारगंज की जो यक्षिणी की प्रतिमा है उसका यह उल्लेख है। अब प्रतिमा को देख लीजिए। इस प्रतिमा में मांसपेशियों की बलिष्ठता एवं दृढ़ता जीवंत है। बुलंदीबाग पटना से प्राप्त हंसते हुए बालक की मिट्टी की मूर्ति भी लोकप्रिय कला का अच्छा उदाहरण है। देखिए यहाँ पे ये यक्षिणी की मूर्ति है जो दीदारगंज से प्राप्त हुई है। और इतनी अच्छे से पॉलिश किए गए हैं कि अभी तक ये शाइन करते हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये भी एकाश्म पत्थर के बने हैं। इसलिए ये इतने सदियों बीत जाने के बाद भी अभी तक ये मौजूद है। मौर्य युगीन मूर्ति कला। अब जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्कल्पचर के बारे में ही लिखने के लिए बोल दिया, इसलिए मैं यहाँ मूर्ति कला पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि अगर उसी को रिपीट करता है तो सिर्फ मूर्ति कला पे फोकस करेंगे। उसी संदर्भ में देखिए, मौर्य युगीन मूर्ति कला के सर्वोत्तम नमूने अशोक स्तंभ को मंडित करने वाली विभिन्न पशुओं की आकृतियों में दर्शनीय है। उड़ीसा की धौली चट्टान को काटकर बनाई गई हाथी की आकृति पाषाण मूर्ति कला की उत्कृष्टता
को सूचित करती है। ये देखिए, ये जो है पत्थर को, पूरा बड़ा पत्थर को ही काट करके हाथी बनाया गया है उड़ीसा के धौलागिरी में। हाथी अत्यंत विशाल आकार का है जिसके अग्रभाग को उकेरा गया है। उसके सूंड, पैर आदि की गढ़न अत्यंत स्वाभाविक है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपनी सूंड में कोई वस्तु लपेटकर उठा रहा है। हाथी चट्टान से बाहर निकलते हुए जान पड़ता है। इस प्रकार कालसी, जो देहरादून में है, कि चट्टान पर एक हाथी की आकृति खुदी हुई मिली है। हाथी के पैरों के बीचों बीच मौर्य कालीन ब्राह्मी लिपि में गजतमे अर्थात सर्वोत्तम हाथी खुदा हुआ यानी लिखा हुआ है। हाथी की उपयुक्त दोनों ही आकृतियां उत्कीर्ण मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब आ जाइए केव यानी गुफा पे। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। इन गुफाओं की छतों और दीवारों पर चमकीली पॉलिश है। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। सुदामा की गुफा का निर्माण अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में तथा कर्ण चौपड़ का 19वें वर्ष में करवाया था। सुदामा की गुफा में 2 कोष्ठ है। इनकी छत ढोलाकार है, मीन्स ढोलक के समान। दोनों कोष्ठों की दीवारों तथा छतों पर शीशे के समान चमकीली पॉलिश है। दशरथ के समय बनी गुफाओं में लोमस ऋषि नाम की गुफा उल्लेखनीय है। यह बराबर समूह की सबसे प्रसिद्ध गुफा है, जिसका वास्तु विन्यास सुदामा की गुफा के ही समान है। अंतर केवल यही है कि इसका आंतरिक कोष्ठ वर्गाकार न होकर अंडाकार है। अब दोनों का पिक्चर देख लीजिए। सुदामा के गुफा और लोमस ऋषि की गुफा, दोनों का एंट्री गेट है। सुदामा की गुफा में ज़्यादा डेकोरेशन नहीं दिख रहा है, जबकि लोमस ऋषि की गुफा में ज़्यादा एंट्री पे डेकोरेशन दिख रहा है। अब विदेशी प्रभाव को देख लीजिए कि मौर्य काल में राजकीय स्थापत्य और मूर्तिकला के असाधारण विकास पर किस सीमा तक यूनानी और ईरानी संपर्क का प्रभाव था। इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। स्मिथ ने प्रतिपादित किया है कि ईरान तथा यवन राज्यों के साथ संपर्क से मौर्य कला बहुत हद तक प्रभावित हुई। स्मिथ ने ध्यान दिलाया है कि अशोक के लगभग 1 शती उपरांत जब सांची में सारनाथ जैसा सिंह शीर्ष बनाने का प्रयास किया गया तो वह प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय विदेशी कलाकार उपलब्ध नहीं थे। व्हीलर का भी विचार था कि अशोक के कलाकार ईरानी थे, जो हखामनी साम्राज्य के पतनोपरांत बेकार हो जाने के कारण भारत चले आए थे। रोमिला थापर ने माना है कि अशोक के कलाकार तक्षशिला से आए थे, जहां विदेशी कला परंपरा जीवित थी, लेकिन इस मत का सबल प्रत्याख्यान भी किया गया है। वासुदेव अग्रवाल, आर.के. मुखर्जी, एस.पी. गुप्ता आदि ने अशोकीय कला को भारतीय माना है। एस.पी. गुप्ता ने ध्यान दिलाया है कि हखामनी साम्राज्य के पतन एवं अशोक की कलाकृतियों में 80 वर्ष का अंतराल है, इसलिए अशोक के कलाकार ईरानी नहीं हो सकते, जो हखामनी साम्राज्य के पतन के कारण बेकार हो गए थे। स्वतंत्र स्तंभ खड़े करने की परंपरा इस देश में विदेश से नहीं आई थी, यह भारत में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही थी। पौराणिक युग में हिंदू मंदिरों के सामने ध्वज स्तंभ खड़े किए जाते थे। इन स्तंभों को उस देवता के प्रतीक चक्र, त्रिशूल आदि से अलंकृत भी करते थे। वैदिक साहित्य में इंद्र ध्वजों और यज्ञोपों के उल्लेख हैं। अशोक के स्तंभ उन स्तंभों के अनुवर्ती हैं जो यज्ञ स्थल पर रूपों के रूप में स्थापित किए जाते थे। तो इस तरह का
प्रभाव के बारे में चर्चा किया गया है। विद्वानों में मतैक्य नहीं है, यानी एक मत नहीं है, सब दो भाग में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये एक विस्तृत अध्ययन आप अपने कॉपी में लिखिए, पिक्चर बनाइए और एग्ज़ाम्स में लिख करके आइए। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको मिल सके और आप क्वालिफाई कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।